करूप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करुप्पा स्वामी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानी आधुनिक दुनिया में आती है जहां हम सरभगन से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करूप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सरभनन को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है। ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कन्नन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कन्नन सिर्फ पैसों या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है। उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सरभनन को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सरभनन को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है। शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को नकारने के लिए नहीं बल्कि इसलिए करप्पू को याद करते हैं क्योंकि उसे कई बार लगता है कि उसने कानून का साथ छोड़ दिया है। फिल्म का दूसरा भाग इंसानी न्याय और दिव्य न्याय के बीच के संघर्ष को दिखाता है। सरभनन अभी भी कानून के रास्ते पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वह करप्पू की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आता है कि कानून को इंसान अपने फायदों के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय की भावना को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बेनी कन्नन को पूरा विश्वास होता है कि वह पैसे, डर और प्रभाव के दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। और सोचता है कि हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है और सच को छिपाया जा सकता है। वह लोगों के डर को समझता है, लेकिन उसकी आस्था, त्याग और संघर्ष की ताकत को नहीं समझ पाता। क्लाइमैक्स में सरभनन पूरी तरह करप्पू की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होता है। बेनी कन्नन उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ताकत ही न्याय तय करती है, जबकि करप्पू उस विचार का प्रतीक है जहाँ न्याय ताकत के ऊपर होता है। अंतिम संघर्ष में छिपे हुए सच सामने आते हैं। भ्रष्ट लोगों का नेटवर्क टूटने लगता है और जिन लोगों को दबाया गया था उन्हें अपनी आवाज मिलती है। करप्पू की जीत सिर्फ एक खलनायक को हराने की जीत नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत है जहां अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। फिल्म के अंत में करप्पू सिर्फ एक सुपर हीरो या दिव्य शक्ति नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना। फिल्म दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ती है, क्या समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है या इंसानों को खुद इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि वह न्याय कायम रख सके। सरभनन का किरदार फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। शुरुआत में वह कानून पर पूरा भरोसा करता है और सोचता है कि हर समस्या का समाधान नियमों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वह भ्रष्टाचार और लोगों की पीड़ा देखता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। अंत में वह समझता है कि सिर्फ कानून ही काफी नहीं है, न्याय के लिए साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। बेबी कन्नन भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। वह मानता है कि जो सिस्टम को नियंत्रित करता है वही सच को नियंत्रित करता है, लेकिन उसका पतन इसलिए होता है क्योंकि वह इंसानों की नैतिक शक्ति और एकजुटता को कम आंकता है। फिल्म के सहायक किरदार भी कहानी के संदेश को मजबूत करते हैं। पिता और बेटी आम लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली लोगों के बीच फंस जाते हैं। उनकी कहानी बताती है किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा यह होती है कि वह कमजोर लोगों का साथ कैसा व्यवहार करती है। फिल्म का सबसे बड़ा विषय कानून और न्याय के बीच का अंतर है। कहानी दिखाती है कि सिर्फ कानून की किताबें और अदालतें होना काफ़ी नहीं है। अगर सिस्टम में ईमानदारी नहीं है तो न्याय अधूरा रह जाता है। आस्था भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। करप्पू सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ आस्था को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में शक्ति और जिम्मेदारी का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरभनन की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह शक्ति हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। फिल्म का संदेश है कि बिना नैतिकता की शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की गई शक्ति सुरक्षा बन सकती है। करप्पू नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। समान रूप से अंधेरा नकारात्मक माना जाता है, लेकिन फिल्म में करप्पू का अंधेरा बुराई का प्रतीक नहीं है। यह सुरक्षा, रहस्य, शक्ति और अन्याय को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है।
अदालत फिल्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जहां इंसानों द्वारा बनाए गए न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि करप्पू एक उच्च स्तर का न्याय का प्रतीक है। दोनों के बीच का अंतर ही फिल्म के संघर्ष को जन्म देता है। सरबनन का करप्पू बनना सिर्फ एक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, यह उस पल को दर्शाता है जब एक इंसान अपने निजी जीवन से उठकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। सिनेमाई रूप से फिल्म आधुनिक कोर्ट ड्रामा और पारंपरिक लोक कथा को जोड़ती है। इसमें गाँव की संस्कृति, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक समाज की समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक करप्पू को एक रस्मी शक्तिशाली पहचान बना देते हैं। अंत में करप्पू सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह न्याय, भ्रष्टाचार, आस्था और जिम्मेदारी की कहानी की प्रतीक है। फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे लोग किसी देवता में विश्वास करें या नहीं, असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। करप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करूपा स्वामी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानी आधुनिक दुनिया में आती है जहां हम सरबगन से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सरबनन को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है। ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कन्नन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कन्नन सिर्फ पैसे या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है। उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सरबनन को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सरबनन को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है। शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को नकारने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करप्पू को याद करते हैं क्योंकि उसे कई बार लगता है कि उसने कानून का साथ छोड़ दिया है। फिल्म का दूसरा भाग इंसानी न्याय और दिव्य न्याय के बीच के संघर्ष को दिखाता है। सरबनन अभी भी कानून के रास्ते पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वह करप्पू की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आता है कि कानून को इंसान अपने फायदों के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय की भावना को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बेनी कन्नन को पूरा विश्वास होता है कि वह पैसे, डर और प्रभाव के दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। और सोचता है कि हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है और सच को छिपाया जा सकता है। वह लोगों के डर को समझता है, लेकिन उसकी आस्था, त्याग और संघर्ष की ताकत को नहीं समझ पाता। क्लाइमैक्स में सरबनन पूरी तरह करप्पू की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होता है। बेनी कन्नन उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ताकत ही न्याय तय करती है, जबकि करप्पू उस विचार का प्रतीक है जहाँ न्याय ताकत के ऊपर होता है। अंतिम संघर्ष में छिपे हुए सच सामने आते हैं। भ्रष्ट लोगों का नेटवर्क टूटने लगता है और जिन लोगों को दबाया गया था उन्हें अपनी आवाज मिलती है। करप्पू की जीत सिर्फ एक खलनायक को हराने की जीत नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत है जहां अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। फिल्म के अंत में करप्पू सिर्फ एक सुपर हीरो या दिव्य शक्ति नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना। फिल्म दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ती है, क्या समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है, या इंसानों को खुद इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि वह न्याय कायम रख सके। सरबनन का किरदार फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। शुरुआत में वह कानून पर पूरा भरोसा करता है और सोचता है कि हर समस्या का समाधान नियमों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वह भ्रष्टाचार और लोगों की पीड़ा देखता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। अंत में वह समझता है कि सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, न्याय के लिए साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। बेबी कन्नन भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। वह मानता है कि जो सिस्टम को नियंत्रित करता है वही सच को नियंत्रित करता है, लेकिन उसका पतन इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान की नैतिक शक्ति और एकजुटता को कम आंकता है। फिल्म के सहायक किरदार भी कहानी के संदेश को मजबूत करते हैं। पिता और बेटी आम लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली लोगों के बीच फंस जाते हैं। उनकी कहानी बताती है किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा यह होती है कि वह कमजोर लोगों का साथ कैसा व्यवहार करती है।
फिल्म का सबसे बड़ा विषय कानून और न्याय के बीच का अंतर है। कहानी दिखाती है कि सिर्फ कानून की किताबें और अदालतें होना काफ़ी नहीं है। अगर सिस्टम में ईमानदारी नहीं है तो न्याय अधूरा रह जाता है। आस्था भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। करूप्पू सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ आस्था को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में शक्ति और जिम्मेदारी का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्बानंद की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह शक्ति हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। फिल्म का संदेश है कि बिना नैतिकता की शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की गई शक्ति सुरक्षा बन सकती है। करप्पू नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। समान रूप से अंधेरा नकारात्मक माना जाता है, लेकिन फिल्म में करप्पू का अंधेरा बुराई का प्रतीक नहीं है। यह सुरक्षा, रहस्य, शक्ति और अन्याय को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है। अदालत फिल्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जहां इंसानों द्वारा बनाए गए न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि करप्पू एक उच्च स्तर का न्याय का प्रतीक है। दोनों के बीच का अंतर ही फिल्म के संघर्ष को जन्म देता है। सर्बानंद का करप्पू बनना सिर्फ एक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है। यह उस पल को दर्शाता है जब एक इंसान अपने निजी जीवन से उठकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। सिनेमाई रूप से फिल्म आधुनिक कोर्ट ड्रामा और पारंपरिक लोक कथा को जोड़ती है। इसमें गाँव की संस्कृति, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक समाज की समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक करप्पू को एक रस्मी शक्तिशाली पहचान बना देते हैं। अंत में करप्पू सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह न्याय, भ्रष्टाचार, आस्था और जिम्मेदारी की कहानी की प्रतीक है। फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे लोग किसी देवता में विश्वास करें या नहीं, असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। करप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करूप्पा स्वामी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानी आधुनिक दुनिया में आती है जहां हम सर्बानंद से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सर्बानंद को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है। ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कन्नन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कन्नन सिर्फ पैसों या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है। उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सर्बानंद को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सर्बानंद को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है। शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को नकारने के लिए नहीं बल्कि इसलिए करप्पू को याद करते हैं क्योंकि उसे कई बार लगता है कि उसने कानून का साथ छोड़ दिया है। फिल्म का दूसरा भाग इंसानी न्याय और दिव्य न्याय के बीच के संघर्ष को दिखाता है। सर्बानंद अभी भी कानून के रास्ते पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वह करप्पू की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आता है कि कानून को इंसान अपने फायदों के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय की भावना को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बेनी कन्नन को पूरा विश्वास होता है कि वह पैसे, डर और प्रभाव के दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। और सोचता है कि हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है और सच को छिपाया जा सकता है। वह लोगों के डर को समझता है, लेकिन उसकी आस्था, त्याग और संघर्ष की ताकत को नहीं समझ पाता। क्लाइमैक्स में सर्बानंद पूरी तरह करप्पू की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होता है। बेनी कन्नन उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ताकत ही न्याय तय करती है, जबकि करप्पू उस विचार का प्रतीक है जहाँ न्याय ताकत के ऊपर होता है। अंतिम संघर्ष में छिपे हुए सच सामने आते हैं। भ्रष्ट लोगों का नेटवर्क टूटने लगता है और जिन लोगों को दबाया गया था उन्हें अपनी आवाज मिलती है। करप्पू की जीत सिर्फ एक खलनायक को हराने की जीत नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत है जहां अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। फिल्म के अंत में करप्पू सिर्फ एक सुपर हीरो या दिव्य शक्ति नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना। फिल्म दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ती है, क्या समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है या इंसानों को खुद इतना जिम्मेदार बनना चाहिए
कि वह न्याय कायम रख सके। सरबनन का किरदार फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। शुरुआत में वह कानून पर पूरा भरोसा करता है और सोचता है कि हर समस्या का समाधान नियमों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वह भ्रष्टाचार और लोगों की पीड़ा देखता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। अंत में वह समझता है कि सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, न्याय के लिए साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। विवेकानंद भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। वह मानता है कि जो सिस्टम को नियंत्रित करता है वही सच को नियंत्रित करता है, लेकिन उसका पतन इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान की नैतिक शक्ति और एकजुटता को कम आंकता है। फिल्म के सहायक किरदार भी कहानी के संदेश को मजबूत करते हैं। पिता और बेटी आम लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली लोगों के बीच फंस जाते हैं। उनकी कहानी बताती है किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा यह होती है कि वह कमजोर लोगों का साथ कैसा व्यवहार करती है। फिल्म का सबसे बड़ा विषय कानून और न्याय के बीच का अंतर है। कहानी दिखाती है कि सिर्फ कानून की किताबें और अदालतें होना काफ़ी नहीं है। अगर सिस्टम में ईमानदारी नहीं है तो न्याय अधूरा रह जाता है। आस्था भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। करूपो सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ आस्था को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में शक्ति और जिम्मेदारी का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरबनन की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह शक्ति हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। फिल्म का संदेश है कि बिना नैतिकता की शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की गई शक्ति सुरक्षा बन सकती है। करप्पू नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। समान रूप से अंधेरा नकारात्मक माना जाता है, लेकिन फिल्म में करप्पू का अंधेरा बुराई का प्रतीक नहीं है। यह सुरक्षा रहस्य, शक्ति और अन्याय को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है। अदालत फिल्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जहां इंसानों द्वारा बनाए गए न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि करप्पू एक उच्च स्तर का न्याय का प्रतीक है। दोनों के बीच का अंतर ही फिल्म के संघर्ष को जन्म देता है। सरबनन का करप्पू बनना सिर्फ एक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, यह उस पल को दर्शाता है जब एक इंसान अपने निजी जीवन से उठकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। सिनेमाई रूप से फिल्म आधुनिक कोर्ट ड्रामा और पारंपरिक लोक कथा को जोड़ती है। इसमें गाँव की संस्कृति, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक समाज की समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक करप्पू को एक रस्मी शक्तिशाली पहचान बना देते हैं। अंत में करप्पू सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह न्याय, भ्रष्टाचार, आस्था और जिम्मेदारी की कहानी की प्रतीक है। फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे लोग किसी देवता में विश्वास करें या नहीं, असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। करप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करूपा स्वामी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानियां आधुनिक दुनिया में आती है जहां हम सरबगन से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सरबनन को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है। ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कन्नन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कन्नन सिर्फ पैसों या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है। उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सरबनन को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सरबनन को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है। शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को नकारने के लिए नहीं बल्कि इसलिए करप्पू को याद करते हैं क्योंकि उसे कई बार लगता है कि उसने कानून का साथ छोड़ दिया है। फिल्म का दूसरा भाग इंसानी न्याय और दिव्य न्याय के बीच के संघर्ष को दिखाता है। सरबनन अभी भी कानून के रास्ते पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वह करप्पू की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आता है कि कानून को इंसान अपने फायदों के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय की भावना को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बेनी कन्नन को पूरा विश्वास होता है कि वह पैसे, डर और प्रभाव के दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। और सोचता है कि हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है और सच को छिपाया जा सकता है। वह लोगों के डर को समझता है, लेकिन उसकी आस्था, त्याग और संघर्ष की ताकत को नहीं समझ पाता।
क्लाइमैक्स में सरबनन पूरी तरह करप्पू की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होता है। बेनी कनन उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ताकत ही न्याय तय करती है, जबकि करप्पू उस विचार का प्रतीक है जहाँ न्याय ताकत के ऊपर होता है। अंतिम संघर्ष में छिपे हुए सच सामने आते हैं। भ्रष्ट लोगों का नेटवर्क टूटने लगता है और जिन लोगों को दबाया गया था उन्हें अपनी आवाज मिलती है। करप्पू की जीत सिर्फ एक खलनायक को हराने की जीत नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत है जहां अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। फिल्म के अंत में करप्पू सिर्फ एक सुपर हीरो या दिव्य शक्ति नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना। फिल्म दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ती है, क्या समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है या इंसानों को खुद इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि वह न्याय कायम रख सके। सरबनन का किरदार फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। शुरुआत में वह कानून पर पूरा भरोसा करता है और सोचता है कि हर समस्या का समाधान नियमों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वह भ्रष्टाचार और लोगों की पीड़ा देखता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। अंत में वह समझता है कि सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, न्याय के लिए साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। बेबी कनन भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। वह मानता है कि जो सिस्टम को नियंत्रित करता है वही सच को नियंत्रित करता है, लेकिन उसका पतन इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान की नैतिक शक्ति और एकजुटता को कम आंकता है। फिल्म के सहायक किरदार भी कहानी के संदेश को मजबूत करते हैं। पिता और बेटी आम लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली लोगों के बीच फंस जाते हैं। उनकी कहानी बताती है किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा यह होती है कि वह कमजोर लोगों का साथ कैसा व्यवहार करती है। फिल्म का सबसे बड़ा विषय कानून और न्याय के बीच का अंतर है। कहानी दिखाती है कि सिर्फ कानून की किताबें और अदालतें होना काफ़ी नहीं है, अगर सिस्टम में ईमानदारी नहीं है तो न्याय अधूरा रह जाता है। आस्था भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। करप्पू सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ आस्था को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में शक्ति और जिम्मेदारी का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरबनन की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह शक्ति हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। फिल्म का संदेश है कि बिना नैतिकता की शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की गई शक्ति सुरक्षा बन सकती है। करप्पू नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। समान रूप से अंधेरा नकारात्मक माना जाता है, लेकिन फिल्म में करप्पू का अंधेरा बुराई का प्रतीक नहीं है। यह सुरक्षा, रहस्य, शक्ति और अन्याय को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है। अदालत फिल्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जहां इंसानों द्वारा बनाए गए न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि करप्पू एक उच्च स्तर का न्याय का प्रतीक है। दोनों के बीच का अंतर ही फिल्म के संघर्ष को जन्म देता है। सरबनन का करप्पू बनना सिर्फ एक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, यह उस पल को दर्शाता है जब एक इंसान अपने निजी जीवन से उठकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। सिनेमाई रूप से फिल्म आधुनिक कोर्ट ड्रामा और पारंपरिक लोक कथा को जोड़ती है। इसमें गाँव की संस्कृति, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक समाज की समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक करप्पू को एक रस्मी शक्तिशाली पहचान बना देते हैं। अंत में करप्पू सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह न्याय, भ्रष्टाचार, आस्था और जिम्मेदारी की कहानी की प्रतीक है। फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे लोग किसी देवता में विश्वास करें या नहीं, असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। करप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करूपाचार्य की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानी आधुनिक दुनिया में आती है जहां हम सरबनन से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सरबनन को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है। ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कनन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कनन सिर्फ पैसों या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है। उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सरबनन को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सरबनन को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है।
शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को नकारने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करप्पू को याद करते हैं क्योंकि उसे कई बार लगता है कि उसने कानून का साथ छोड़ दिया है। फिल्म का दूसरा भाग इंसानी न्याय और दिव्य न्याय के बीच के संघर्ष को दिखाता है। सर्वनन अभी भी कानून के रास्ते पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वह करप्पू की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आता है कि कानून को इंसान अपने फायदों के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय की भावना को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बेनी कन्नन को पूरा विश्वास होता है कि वह पैसे, डर और प्रभाव के दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। और सोचता है कि हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है और सच को छिपाया जा सकता है। वह लोगों के डर को समझता है, लेकिन उसकी आस्था, त्याग और संघर्ष की ताकत को नहीं समझ पाता। क्लाइमैक्स में सर्वनन पूरी तरह करप्पू की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होता है। बेनी कन्नन उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ताकत ही न्याय तय करती है, जबकि करप्पू उस विचार का प्रतीक है जहाँ न्याय ताकत के ऊपर होता है। अंतिम संघर्ष में छिपे हुए सच सामने आते हैं। भ्रष्ट लोगों का नेटवर्क टूटने लगता है और जिन लोगों को दबाया गया था उन्हें अपनी आवाज मिलती है। करप्पू की जीत सिर्फ एक खलनायक को हराने की जीत नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत है जहां अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। फिल्म के अंत में करप्पू सिर्फ एक सुपर हीरो या दिव्य शक्ति नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना। फिल्म दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ती है, क्या समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है, या इंसानों को खुद इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि वह न्याय कायम रख सके। सर्वनन का किरदार फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। शुरुआत में वह कानून पर पूरा भरोसा करता है और सोचता है कि हर समस्या का समाधान नियमों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वह भ्रष्टाचार और लोगों की पीड़ा देखता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। अंत में वह समझता है कि सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, न्याय के लिए साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। बेबी कन्नन भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। वह मानता है कि जो सिस्टम को नियंत्रित करता है वही सच को नियंत्रित करता है, लेकिन उसका पतन इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान की नैतिक शक्ति और एकजुटता को कम आंकता है। फिल्म के सहायक किरदार भी कहानी के संदेश को मजबूत करते हैं। पिता और बेटी आम लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली लोगों के बीच फंस जाते हैं। उनकी कहानी बताती है किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा यह होती है कि वह कमजोर लोगों का साथ कैसा व्यवहार करती है। फिल्म का सबसे बड़ा विषय कानून और न्याय के बीच का अंतर है। कहानी दिखाती है कि सिर्फ कानून की किताबें और अदालतें होना काफ़ी नहीं है। अगर सिस्टम में ईमानदारी नहीं है तो न्याय अधूरा रह जाता है। आस्था भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। करप्पू सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ आस्था को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में शक्ति और जिम्मेदारी का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वनन की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह शक्ति हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। फिल्म का संदेश है कि बिना नैतिकता की शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की गई शक्ति सुरक्षा बन सकती है। करप्पू नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। समान रूप से अंधेरा नकारात्मक माना जाता है, लेकिन फिल्म में करप्पू का अंधेरा बुराई का प्रतीक नहीं है। यह सुरक्षा, रहस्य, शक्ति और अन्याय को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है। अदालत फिल्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जहां इंसानों द्वारा बनाए गए न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि करप्पू एक उच्च स्तर का न्याय का प्रतीक है। दोनों के बीच का अंतर ही फिल्म के संघर्ष को जन्म देता है। सर्वनन का करप्पू बनना सिर्फ एक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, यह उस पल को दर्शाता है जब एक इंसान अपने निजी जीवन से उठकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। सिनेमाई रूप से फिल्म आधुनिक कोर्ट ड्रामा और पारंपरिक लोक कथा को जोड़ती है। इसमें गाँव की संस्कृति, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक समाज की समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक करप्पू को एक रस्मी, शक्तिशाली पहचान बना देते हैं। अंत में करप्पू सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह न्याय, भ्रष्टाचार, आस्था और जिम्मेदारी की कहानी की प्रतीक है। फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे लोग किसी देवता में विश्वास करें या नहीं, असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। करप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करूपा स्वामी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानियां आधुनिक दुनिया में आती है जहां हम सर्वभौम से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सर्वनन को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है।
ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कन्नन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कन्नन सिर्फ पैसों या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है। उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सरबनन को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सरबनन को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है। शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को नकारने के लिए नहीं बल्कि इसलिए करप्पू को याद करते हैं क्योंकि उसे कई बार लगता है कि उसने कानून का साथ छोड़ दिया है। फिल्म का दूसरा भाग इंसानी न्याय और दिव्य न्याय के बीच के संघर्ष को दिखाता है। सरबनन अभी भी कानून के रास्ते पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वह करप्पू की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आता है कि कानून को इंसान अपने फायदों के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय की भावना को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बेनी कन्नन को पूरा विश्वास होता है कि वह पैसे, डर और प्रभाव के दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। वह सोचता है कि हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है और सच को छिपाया जा सकता है। वह लोगों के डर को समझता है, लेकिन उसकी आस्था, त्याग और संघर्ष की ताकत को नहीं समझ पाता। क्लाइमैक्स में सरबनन पूरी तरह करप्पू की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होता है। बेनी कन्नन उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ताकत ही न्याय तय करती है, जबकि करप्पू उस विचार का प्रतीक है जहाँ न्याय ताकत के ऊपर होता है। अंतिम संघर्ष में छिपे हुए सच सामने आते हैं। भ्रष्ट लोगों का नेटवर्क टूटने लगता है और जिन लोगों को दबाया गया था उन्हें अपनी आवाज़ मिलती है। करप्पू की जीत सिर्फ एक खलनायक को हराने की जीत नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत है जहां अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। फिल्म के अंत में करप्पू सिर्फ एक सुपर हीरो या दिव्य शक्ति नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना। फिल्म दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ती है, क्या समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है या इंसानों को खुद इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि वह न्याय कायम रख सके। सरबनन का किरदार फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। शुरुआत में वह कानून पर पूरा भरोसा करता है और सोचता है कि हर समस्या का समाधान नियमों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वह भ्रष्टाचार और लोगों की पीड़ा देखता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। अंत में वह समझता है कि सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, न्याय के लिए साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। बेबी कन्नन भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। वह मानता है कि जो सिस्टम को नियंत्रित करता है वही सच को नियंत्रित करता है, लेकिन उसका पतन इसलिए होता है क्योंकि वह इंसानों की नैतिक शक्ति और एकजुटता को कम आंकता है। फिल्म के सहायक किरदार भी कहानी के संदेश को मजबूत करते हैं। पिता और बेटी आम लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली लोगों के बीच फंस जाते हैं। उनकी कहानी बताती है किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा यह होती है कि वह कमजोर लोगों का साथ कैसा व्यवहार करती है। फिल्म का सबसे बड़ा विषय कानून और न्याय के बीच का अंतर है। कहानी दिखाती है कि सिर्फ कानून की किताबें और अदालतें होना काफ़ी नहीं है, अगर सिस्टम में ईमानदारी नहीं है तो न्याय अधूरा रह जाता है। आस्था भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। करप्पू सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ आस्था को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में शक्ति और जिम्मेदारी का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरबनन की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह शक्ति हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। फिल्म का संदेश है कि बिना नैतिकता की शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की गई शक्ति सुरक्षा बन सकती है। करप्पू नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। समान रूप से अंधेरा नकारात्मक माना जाता है, लेकिन फिल्म में करप्पू का अंधेरा बुराई का प्रतीक नहीं है। यह सुरक्षा, रहस्य, शक्ति और अन्याय को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है। अदालत फिल्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जहां इंसानों द्वारा बनाए गए न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि करप्पू एक उच्च स्तर का न्याय का प्रतीक है। दोनों के बीच का अंतर ही फिल्म के संघर्ष को जन्म देता है। सरबनन का करप्पू बनना सिर्फ एक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, यह उस पल को दर्शाता है जब एक इंसान अपने निजी जीवन से उठकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। सिनेमाई रूप से फिल्म आधुनिक कोर्ट ड्रामा और पारंपरिक लोक कथा को जोड़ती है। इसमें गाँव की संस्कृति, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक समाज की समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक करप्पू को एक रस्मी शक्तिशाली पहचान बना देते हैं। अंत में करप्पू सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह न्याय, भ्रष्टाचार, आस्था और जिम्मेदारी की कहानी की प्रतीक है।
फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे लोग किसी देवता में विश्वास करें या नहीं, असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। करूप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करूप्पा समय की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानी आधुनिक दुनिया में आती है जहां हम सरभगन से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करूप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सरबनन को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है। ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कन्नन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कन्नन सिर्फ पैसों या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है। उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सरबनन को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सरबनन को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है। शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को नकारने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करप्पू को याद करते हैं क्योंकि उसे कई बार लगता है कि उसने कानून का साथ छोड़ दिया है। फिल्म का दूसरा भाग इंसानी न्याय और दिव्य न्याय के बीच के संघर्ष को दिखाता है। सरबनन अभी भी कानून के रास्ते पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वह करप्पू की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आता है कि कानून को इंसान अपने फायदों के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय की भावना को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बेनी कन्नन को पूरा विश्वास होता है कि वह पैसे, डर और प्रभाव के दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। और सोचता है कि हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है और सच को छिपाया जा सकता है। वह लोगों के डर को समझता है, लेकिन उसकी आस्था, त्याग और संघर्ष की ताकत को नहीं समझ पाता। क्लाइमैक्स में सरबनन पूरी तरह करप्पू की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होता है। बेनी कन्नन उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ताकत ही न्याय तय करती है, जबकि करप्पू उस विचार का प्रतीक है जहाँ न्याय ताकत के ऊपर होता है। अंतिम संघर्ष में छिपे हुए सच सामने आते हैं। भ्रष्ट लोगों का नेटवर्क टूटने लगता है और जिन लोगों को दबाया गया था उन्हें अपनी आवाज मिलती है। करप्पू की जीत सिर्फ एक खलनायक को हराने की जीत नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत है जहां अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। फिल्म के अंत में करप्पू सिर्फ एक सुपर हीरो या दिव्य शक्ति नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना। फिल्म दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ती है, क्या समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है, या इंसानों को खुद इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि वह न्याय कायम रख सके। सरबनन का किरदार फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। शुरुआत में वह कानून पर पूरा भरोसा करता है और सोचता है कि हर समस्या का समाधान नियमों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वह भ्रष्टाचार और लोगों की पीड़ा देखता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। अंत में वह समझता है कि सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, न्याय के लिए साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। बेबी कन्नन भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। वह मानता है कि जो सिस्टम को नियंत्रित करता है वही सच को नियंत्रित करता है, लेकिन उसका पतन इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान की नैतिक शक्ति और एकजुटता को कम आंकता है। फिल्म के सहायक किरदार भी कहानी के संदेश को मजबूत करते हैं। पिता और बेटी आम लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली लोगों के बीच फंस जाते हैं। उनकी कहानी बताती है किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा यह होती है कि वह कमजोर लोगों का साथ कैसा व्यवहार करती है। फिल्म का सबसे बड़ा विषय कानून और न्याय के बीच का अंतर है। कहानी दिखाती है कि सिर्फ कानून की किताबें और अदालतें होना काफ़ी नहीं है। अगर सिस्टम में ईमानदारी नहीं है तो न्याय अधूरा रह जाता है। आस्था भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। करप्पू सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ आस्था को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में शक्ति और जिम्मेदारी का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरबनन की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह शक्ति हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। फिल्म का संदेश है कि बिना नैतिकता की शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की गई शक्ति सुरक्षा बन सकती है।
करप्पू नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। समान रूप से अंधेरा नकारात्मक माना जाता है, लेकिन फिल्म में करप्पू का अंधेरा बुराई का प्रतीक नहीं है। यह सुरक्षा, रहस्य, शक्ति और अन्याय को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है। अदालत फिल्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जहां इंसानों द्वारा बनाए गए न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि करप्पू एक उच्च स्तर का न्याय का प्रतीक है। दोनों के बीच का अंतर ही फिल्म के संघर्ष को जन्म देता है। सरबनन का करप्पू बनना सिर्फ एक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है। यह उस पल को दर्शाता है जब एक इंसान अपने निजी जीवन से उठकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। सिनेमाई रूप से फिल्म आधुनिक कोर्ट ड्रामा और पारंपरिक लोक कथा को जोड़ती है। इसमें गाँव की संस्कृति, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक समाज की समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक करप्पू को एक रस्मी शक्तिशाली पहचान बना देते हैं। अंत में करप्पू सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह न्याय, भ्रष्टाचार, आस्था और जिम्मेदारी की कहानी की प्रतीक है। फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे लोग किसी देवता में विश्वास करें या नहीं, असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। करप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करूपा स्वामी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानी आधुनिक दुनिया में आती है, जहां हम सरभगन से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सरबनन को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है, वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है। ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कन्नन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कन्नन सिर्फ पैसों या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है। उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सरबनन को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सरबनन को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है। शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को नकारने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करप्पू को याद करते हैं क्योंकि उसे कई बार लगता है कि उसने कानून का साथ छोड़ दिया है। फिल्म का दूसरा भाग इंसानी न्याय और दिव्य न्याय के बीच के संघर्ष को दिखाता है। सरबनन अभी भी कानून के रास्ते पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वह करप्पू की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आता है कि कानून को इंसान अपने फायदों के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय की भावना को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बेनी कन्नन को पूरा विश्वास होता है कि वह पैसे, डर और प्रभाव के दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है और सोचता है कि हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है और सच को छिपाया जा सकता है। वह लोगों के डर को समझता है, लेकिन उसकी आस्था, त्याग और संघर्ष की ताकत को नहीं समझ पाता। क्लाइमैक्स में सरबनन पूरी तरह करप्पू की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होता है। बेनी कन्नन उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ताकत ही न्याय तय करती है, जबकि करप्पू उस विचार का प्रतीक है जहाँ न्याय ताकत के ऊपर होता है। अंतिम संघर्ष में छिपे हुए सच सामने आते हैं। भ्रष्ट लोगों का नेटवर्क टूटने लगता है और जिन लोगों को दबाया गया था उन्हें अपनी आवाज मिलती है। करप्पू की जीत सिर्फ एक खलनायक को हराने की जीत नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत है जहां अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। फिल्म के अंत में करप्पू सिर्फ एक सुपर हीरो या दिव्य शक्ति नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना। फिल्म दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ती है, क्या समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है, या इंसानों को खुद इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि वह न्याय कायम रख सके। सरबनन का किरदार फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। शुरुआत में वह कानून पर पूरा भरोसा करता है और सोचता है कि हर समस्या का समाधान नियमों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वह भ्रष्टाचार और लोगों की पीड़ा देखता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। अंत में वह समझता है कि सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, न्याय के लिए साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। बेबी कन्नन भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। वह मानता है कि जो सिस्टम को नियंत्रित करता है वही सच को नियंत्रित करता है,
लेकिन उसका पतन इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान की नैतिक शक्ति और एकजुटता को कम आंकता है। फिल्म के सहायक किरदार भी कहानी के संदेश को मजबूत करते हैं। पिता और बेटी आम लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली लोगों के बीच फंस जाते हैं। उनकी कहानी बताती है किसी भी व्यवस्था की असली परिचय यह होती है कि वह कमजोर लोगों का साथ कैसा व्यवहार करती है। फिल्म का सबसे बड़ा विषय कानून और न्याय के बीच का अंतर है। कहानी दिखाती है कि सिर्फ कानून की किताबें और अदालतें होना काफ़ी नहीं है। अगर सिस्टम में ईमानदारी नहीं है तो न्याय अधूरा रह जाता है। आस्था भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। करूप्पू सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ आस्था को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में शक्ति और जिम्मेदारी का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्बानंद की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह शक्ति हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। फिल्म का संदेश है कि बिना नैतिकता की शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की गई शक्ति सुरक्षा बन सकती है। करप्पू नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। समान रूप से अंधेरा नकारात्मक माना जाता है, लेकिन फिल्म में करप्पू का अंधेरा बुराई का प्रतीक नहीं है। यह सुरक्षा रहस्य शक्ति और अन्याय को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है। अदालत फिल्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जहां इंसानों द्वारा बनाए गए न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि करप्पू एक उच्च स्तर का न्याय का प्रतीक है। दोनों के बीच का अंतर ही फिल्म के संघर्ष को जन्म देता है। सर्बानंद का करप्पू बनना सिर्फ एक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है। यह उस पल को दर्शाता है जब एक इंसान अपने निजी जीवन से उठकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। सिनेमाई रूप से फिल्म आधुनिक कोर्ट ड्रामा और पारंपरिक लोक कथा को जोड़ती है। इसमें गांव की संस्कृति, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक समाज की समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक करप्पू को एक रस्मी शक्तिशाली पहचान बना देते हैं। अंत में करप्पू सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह न्याय, भ्रष्टाचार, आस्था और जिम्मेदारी की कहानी की प्रतीक है। फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे लोग किसी देवता में विश्वास करें या नहीं, असली बदलाव तब होता है जब इंसान खुद अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। करप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करूप्पा स्वामी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानी आधुनिक दुनिया में आती है जहां हम सर्बानंद से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सर्बानंद को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है। ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कन्नन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कन्नन सिर्फ पैसे या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है। उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सर्बानंद को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सर्बानंद को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है। शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को नकारने के लिए नहीं बल्कि इसलिए करप्पू को याद करते हैं क्योंकि उसे कई बार लगता है कि उसने कानून का साथ छोड़ दिया है। फिल्म का दूसरा भाग इंसानी न्याय और दिव्य न्याय के बीच के संघर्ष को दिखाता है। सर्बानंद अभी भी कानून के रास्ते पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वह करप्पू की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आता है कि कानून को इंसान अपने फायदों के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय की भावना को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बेनी कन्नन को पूरा विश्वास होता है कि वह पैसे, डर और प्रभाव के दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। वह सोचता है कि हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है और सच को छिपाया जा सकता है। वह लोगों के डर को समझता है, लेकिन उसकी आस्था, त्याग और संघर्ष की ताकत को नहीं समझ पाता। क्लाइमैक्स में सर्बानंद पूरी तरह करप्पू की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होता है। बेनी कन्नन उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ताकत ही न्याय तय करती है, जबकि करप्पू उस विचार का प्रतीक है जहाँ न्याय ताकत के ऊपर होता है। अंतिम संघर्ष में छिपे हुए सच सामने आते हैं। भ्रष्ट लोगों का नेटवर्क टूटने लगता है और जिन लोगों को दबाया गया था उन्हें अपनी आवाज मिलती है।
करप्पू की जीत सिर्फ एक खलनायक को हराने की जीत नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत है जहां अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। फिल्म के अंत में करप्पू सिर्फ एक सुपर हीरो या दिव्य शक्ति नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना। फिल्म दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ती है, क्या समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है, या इंसानों को खुद इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि वह न्याय कायम रख सके। सरबनन का किरदार फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। शुरुआत में वह कानून पर पूरा भरोसा करता है और सोचता है कि हर समस्या का समाधान नियमों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वह भ्रष्टाचार और लोगों की पीड़ा देखता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। अंत में वह समझता है कि सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, न्याय के लिए साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। बेबी कैनन भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। वह मानता है कि जो सिस्टम को नियंत्रित करता है वही सच को नियंत्रित करता है, लेकिन उसका पतन इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान की नैतिक शक्ति और एकजुटता को कम आंकता है। फिल्म के सहायक किरदार भी कहानी के संदेश को मजबूत करते हैं। पिता और बेटी आम लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली लोगों के बीच फंस जाते हैं। उनकी कहानी बताती है किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा यह होती है कि वह कमजोर लोगों का साथ कैसा व्यवहार करती है। फिल्म का सबसे बड़ा विषय कानून और न्याय के बीच का अंतर है। कहानी दिखाती है कि सिर्फ कानून की किताबें और अदालतें होना काफ़ी नहीं है, अगर सिस्टम में ईमानदारी नहीं है तो न्याय अधूरा रह जाता है। आस्था भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। करप्पू सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ आस्था को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में शक्ति और जिम्मेदारी का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरबनन की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह शक्ति हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। फिल्म का संदेश है कि बिना नैतिकता की शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की गई शक्ति सुरक्षा बन सकती है। करप्पू नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। समान रूप से अंधेरा नकारात्मक माना जाता है, लेकिन फिल्म में करप्पू का अंधेरा बुराई का प्रतीक नहीं है। यह सुरक्षा रहस्य, शक्ति और अन्याय को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है। अदालत फिल्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जहां इंसानों द्वारा बनाए गए न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि करप्पू एक उच्च स्तर का न्याय का प्रतीक है। दोनों के बीच का अंतर ही फिल्म के संघर्ष को जन्म देता है। सरबनन का करप्पू बनना सिर्फ एक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, यह उस पल को दर्शाता है जब एक इंसान अपने निजी जीवन से उठकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। सिनेमाई रूप से फिल्म आधुनिक कोर्ट ड्रामा और पारंपरिक लोक कथा को जोड़ती है। इसमें गाँव की संस्कृति, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक समाज की समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक करप्पू को एक रस्मी शक्तिशाली पहचान बना देते हैं। अंत में करप्पू सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह न्याय, भ्रष्टाचार, आस्था और जिम्मेदारी की कहानी की प्रतीक है। फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे लोग किसी देवता में विश्वास करें या नहीं, असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। करप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करूपा स्वामी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानी आधुनिक दुनिया में आती है जहां हम सरबनन से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सरबनन को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है। ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कन्नन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कन्नन सिर्फ पैसों या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है। उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सरबनन को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सरबनन को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है। शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को नकारने के लिए नहीं बल्कि इसलिए करप्पू को याद करते हैं क्योंकि उसे कई बार लगता है कि उसने कानून का साथ छोड़ दिया है। फिल्म का दूसरा भाग इंसानी न्याय और दिव्य न्याय के बीच के संघर्ष को दिखाता है।
सर्वनन अभी भी कानून के रास्ते पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वह करप्पू की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आता है कि कानून को इंसान अपने फायदों के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय की भावना को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बेनी कन्नन को पूरा विश्वास होता है कि वह पैसे, डर और प्रभाव के दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है और सोचता है कि हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है और सच को छिपाया जा सकता है। वह लोगों के डर को समझता है, लेकिन उसकी आस्था, त्याग और संघर्ष की ताकत को नहीं समझ पाता। क्लाइमैक्स में सरबनन पूरी तरह करप्पू की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होता है। बेनी कन्नन उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ताकत ही न्याय तय करती है, जबकि करप्पू उस विचार का प्रतीक है जहाँ न्याय ताकत के ऊपर होता है। अंतिम संघर्ष में छिपे हुए सच सामने आते हैं। भ्रष्ट लोगों का नेटवर्क टूटने लगता है और जिन लोगों को दबाया गया था उन्हें अपनी आवाज मिलती है। करप्पू की जीत सिर्फ एक खलनायक को हराने की जीत नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत है जहां अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। फिल्म के अंत में करप्पू सिर्फ एक सुपर हीरो या दिव्य शक्ति नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना। फिल्म दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ती है, क्या समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है या इंसानों को खुद इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि वह न्याय कायम रख सके। सरबनन का किरदार फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। शुरुआत में वह कानून पर पूरा भरोसा करता है और सोचता है कि हर समस्या का समाधान नियमों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वह भ्रष्टाचार और लोगों की पीड़ा देखता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। अंत में वह समझता है कि सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, न्याय के लिए साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। बेबी कन्नन भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। वह मानता है कि जो सिस्टम को नियंत्रित करता है वही सच को नियंत्रित करता है, लेकिन उसका पतन इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान की नैतिक शक्ति और एकजुटता को कम आंकता है। फिल्म के सहायक किरदार भी कहानी के संदेश को मजबूत करते हैं। पिता और बेटी आम लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली लोगों के बीच फंस जाते हैं। उनकी कहानी बताती है किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा यह होती है कि वह कमजोर लोगों का साथ कैसा व्यवहार करती है। फिल्म का सबसे बड़ा विषय कानून और न्याय के बीच का अंतर है। कहानी दिखाती है कि सिर्फ कानून की किताबें और अदालतें होना काफ़ी नहीं है। अगर सिस्टम में ईमानदारी नहीं है तो न्याय अधूरा रह जाता है। आस्था भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। करप्पू सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ आस्था को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में शक्ति और जिम्मेदारी का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरबनन की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह शक्ति हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। फिल्म का संदेश है कि बिना नैतिकता की शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की गई शक्ति सुरक्षा बन सकती है। करप्पू नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। समान रूप से अंधेरा नकारात्मक माना जाता है, लेकिन फिल्म में करप्पू का अंधेरा बुराई का प्रतीक नहीं है। यह सुरक्षा, रहस्य, शक्ति और अन्याय को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है। अदालत फिल्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जहां इंसानों द्वारा बनाए गए न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि करप्पू एक उच्च स्तर का न्याय का प्रतीक है। दोनों के बीच का अंतर ही फिल्म के संघर्ष को जन्म देता है। सरबनन का करप्पू बनना सिर्फ एक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, यह उस पल को दर्शाता है जब एक इंसान अपने निजी जीवन से उठकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। सिनेमाई रूप से फिल्म आधुनिक कोर्ट ड्रामा और पारंपरिक लोक कथा को जोड़ती है। इसमें गाँव की संस्कृति, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक समाज की समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक करप्पू को एक रस्मी शक्तिशाली पहचान बना देते हैं। अंत में करप्पू सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह न्याय, भ्रष्टाचार, आस्था और जिम्मेदारी की कहानी की प्रतीक है। फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे लोग किसी देवता में विश्वास करें या नहीं, असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। करप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करुप्पा स्वामी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानियां आधुनिक दुनिया में आती है जहां हम सरबगन से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सरबनन को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है। ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कन्नन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कन्नन सिर्फ पैसों या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है।
उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सरबनन को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सरबनन को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है। शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को नकारने के लिए नहीं बल्कि इसलिए करप्पू को याद करते हैं क्योंकि उसे कई बार लगता है कि उसने कानून का साथ छोड़ दिया है। फिल्म का दूसरा भाग इंसानी न्याय और दिव्य न्याय के बीच के संघर्ष को दिखाता है। सरवनन अभी भी कानून के रास्ते पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वह करप्पू की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आता है कि कानून को इंसान अपने फायदों के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय की भावना को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बेनी कन्नन को पूरा विश्वास होता है कि वह पैसे, डर और प्रभाव के दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। और सोचता है कि हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है और सच को छिपाया जा सकता है। वह लोगों के डर को समझता है, लेकिन उसकी आस्था, त्याग और संघर्ष की ताकत को नहीं समझ पाता। क्लाइमैक्स में सरबनन पूरी तरह करप्पू की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होता है। बेनी कन्नन उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ताकत ही न्याय तय करती है, जबकि करप्पू उस विचार का प्रतीक है जहाँ न्याय ताकत के ऊपर होता है। अंतिम संघर्ष में छिपे हुए सच सामने आते हैं। भ्रष्ट लोगों का नेटवर्क टूटने लगता है और जिन लोगों को दबाया गया था उन्हें अपनी आवाज मिलती है। करप्पू की जीत सिर्फ एक खलनायक को हराने की जीत नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत है जहां अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। फिल्म के अंत में करप्पू सिर्फ एक सुपर हीरो या दिव्य शक्ति नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना। फिल्म दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ती है, क्या समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है या इंसानों को खुद इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि वह न्याय कायम रख सके। सरबनन का किरदार फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। शुरुआत में वह कानून पर पूरा भरोसा करता है और सोचता है कि हर समस्या का समाधान नियमों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वह भ्रष्टाचार और लोगों की पीड़ा देखता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। अंत में वह समझता है कि सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, न्याय के लिए साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। बेबी कन्नन भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। वह मानता है कि जो सिस्टम को नियंत्रित करता है वही सच को नियंत्रित करता है, लेकिन उसका पतन इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान की नैतिक शक्ति और एकजुटता को कम आंकता है। फिल्म के सहायक किरदार भी कहानी के संदेश को मजबूत करते हैं। पिता और बेटी आम लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली लोगों के बीच फंस जाते हैं। उनकी कहानी बताती है किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा यह होती है कि वह कमजोर लोगों का साथ कैसा व्यवहार करती है। फिल्म का सबसे बड़ा विषय कानून और न्याय के बीच का अंतर है। कहानी दिखाती है कि सिर्फ कानून की किताबें और अदालतें होना काफ़ी नहीं है, अगर सिस्टम में ईमानदारी नहीं है तो न्याय अधूरा रह जाता है। आस्था भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। करप्पू सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ आस्था को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में शक्ति और जिम्मेदारी का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरबनन की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह शक्ति हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। फिल्म का संदेश है कि बिना नैतिकता की शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की गई शक्ति सुरक्षा बन सकती है। करप्पू नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। समान रूप से अंधेरा नकारात्मक माना जाता है, लेकिन फिल्म में करप्पू का अंधेरा बुराई का प्रतीक नहीं है। यह सुरक्षा, रहस्य, शक्ति और अन्याय को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है। अदालत फिल्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जहां इंसानों द्वारा बनाए गए न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि करप्पू एक उच्च स्तर का न्याय का प्रतीक है। दोनों के बीच का अंतर ही फिल्म के संघर्ष को जन्म देता है। सरबनन का करप्पू बनना सिर्फ एक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, यह उस पल को दर्शाता है जब एक इंसान अपने निजी जीवन से उठकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। सिनेमाई रूप से फिल्म आधुनिक कोर्ट ड्रामा और पारंपरिक लोक कथा को जोड़ती है। इसमें गाँव की संस्कृति, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक समाज की समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक करप्पू को एक रस्मी शक्तिशाली पहचान बना देते हैं। अंत में करप्पू सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह न्याय, भ्रष्टाचार, आस्था और जिम्मेदारी की कहानी की प्रतीक है। फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे लोग किसी देवता में विश्वास करें या नहीं, असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। करप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करूपा स्वामी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय
करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानी आधुनिक दुनिया में आती है, जहाँ हम सरबनन से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सरबनन को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है, वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है। ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कन्नन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कन्नन सिर्फ पैसे या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है। उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है, वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है, जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है, जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सरबनन को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सरबनन को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है। शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को नकारने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करप्पू को याद करते हैं क्योंकि उसे कई बार लगता है कि उसने कानून का साथ छोड़ दिया है। फिल्म का दूसरा भाग इंसानी न्याय और दिव्य न्याय के बीच के संघर्ष को दिखाता है। सरबनन अभी भी कानून के रास्ते पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वह करप्पू की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आता है कि कानून को इंसान अपने फायदों के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय की भावना को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बेनी कन्नन को पूरा विश्वास होता है कि वह पैसे, डर और प्रभाव के दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। और सोचता है कि हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है और सच को छिपाया जा सकता है। वह लोगों के डर को समझता है, लेकिन उसकी आस्था, त्याग और संघर्ष की ताकत को नहीं समझ पाता। क्लाइमैक्स में सरबनन पूरी तरह करप्पू की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होता है। बेनी कन्नन उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ताकत ही न्याय तय करती है, जबकि करप्पू उस विचार का प्रतीक है जहाँ न्याय ताकत के ऊपर होता है। अंतिम संघर्ष में छिपे हुए सच सामने आते हैं। भ्रष्ट लोगों का नेटवर्क टूटने लगता है और जिन लोगों को दबाया गया था, उन्हें अपनी आवाज मिलती है। करप्पू की जीत सिर्फ एक खलनायक को हराने की जीत नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत है जहां अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। फिल्म के अंत में करप्पू सिर्फ एक सुपर हीरो या दिव्य शक्ति नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना। फिल्म दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ती है, क्या समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है, या इंसानों को खुद इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि वह न्याय कायम रख सके। सरबनन का किरदार फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। शुरुआत में वह कानून पर पूरा भरोसा करता है और सोचता है कि हर समस्या का समाधान नियमों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वह भ्रष्टाचार और लोगों की पीड़ा देखता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। अंत में वह समझता है कि सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, न्याय के लिए साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। बेबी कन्नन भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। वह मानता है कि जो सिस्टम को नियंत्रित करता है, वही सच को नियंत्रित करता है, लेकिन उसका पतन इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान की नैतिक शक्ति और एकजुटता को कम आंकता है। फिल्म के सहायक किरदार भी कहानी के संदेश को मजबूत करते हैं। पिता और बेटी आम लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली लोगों के बीच फंस जाते हैं। उनकी कहानी बताती है किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा यह होती है कि वह कमजोर लोगों का साथ कैसा व्यवहार करती है। फिल्म का सबसे बड़ा विषय कानून और न्याय के बीच का अंतर है। कहानी दिखाती है कि सिर्फ कानून की किताबें और अदालतें होना काफ़ी नहीं है। अगर सिस्टम में ईमानदारी नहीं है तो न्याय अधूरा रह जाता है। आस्था भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। करप्पू सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ आस्था को कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में शक्ति और जिम्मेदारी का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरबनन की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह शक्ति हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। फिल्म का संदेश है कि बिना नैतिकता की शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की गई शक्ति सुरक्षा बन सकती है। करप्पू नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। समान रूप से अंधेरा नकारात्मक माना जाता है, लेकिन फिल्म में करप्पू का अंधेरा बुराई का प्रतीक नहीं है। यह सुरक्षा, रहस्य, शक्ति और अन्याय को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है। अदालत फिल्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जहां इंसानों द्वारा बनाए गए न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि करप्पू एक उच्च स्तर का न्याय का प्रतीक है। दोनों के बीच का अंतर ही फिल्म के संघर्ष को जन्म देता है। सरबनन का करप्पू बनना सिर्फ एक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है,
यह उस पल को दर्शाता है जब एक इंसान अपने निजी जीवन से उठकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। सिनेमाई रूप से फिल्म आधुनिक कोर्ट ड्रामा और पारंपरिक लोक कथा को जोड़ती है। इसमें गाँव की संस्कृति, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक समाज की समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक करप्पू को एक रस्मी शक्तिशाली पहचान बना देते हैं। अंत में करप्पू सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह न्याय, भ्रष्टाचार, आस्था और जिम्मेदारी की कहानी की प्रतीक है। फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे लोग किसी देवता में विश्वास करें या नहीं, असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। करप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करुप्पा स्वामी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानी आधुनिक दुनिया में आती है जहां हम सरभगन से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सरभगन को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है। ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कन्नन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कन्नन सिर्फ पैसों या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है। उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सरभगन को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सरभगन को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है। शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को नकारने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करप्पू को याद करते हैं क्योंकि उसे कई बार लगता है कि उसने कानून का साथ छोड़ दिया है। फिल्म का दूसरा भाग इंसानी न्याय और दिव्य न्याय के बीच के संघर्ष को दिखाता है। सरभगन अभी भी कानून के रास्ते पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वह करप्पू की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आता है कि कानून को इंसान अपने फायदों के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय की भावना को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बेनी कन्नन को पूरा विश्वास होता है कि वह पैसे, डर और प्रभाव के दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। और सोचता है कि हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है और सच को छिपाया जा सकता है। वह लोगों के डर को समझता है, लेकिन उसकी आस्था, त्याग और संघर्ष की ताकत को नहीं समझ पाता। क्लाइमैक्स में सरभगन पूरी तरह करप्पू की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होता है। बेनी कन्नन उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ताकत ही न्याय तय करती है, जबकि करप्पू उस विचार का प्रतीक है जहाँ न्याय ताकत के ऊपर होता है। अंतिम संघर्ष में छिपे हुए सच सामने आते हैं। भ्रष्ट लोगों का नेटवर्क टूटने लगता है और जिन लोगों को दबाया गया था उन्हें अपनी आवाज मिलती है। करप्पू की जीत सिर्फ एक खलनायक को हराने की जीत नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत है जहां अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। फिल्म के अंत में करप्पू सिर्फ एक सुपर हीरो या दिव्य शक्ति नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना। फिल्म दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ती है, क्या समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है, या इंसानों को खुद इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि वह न्याय कायम रख सके। सरभगन का किरदार फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। शुरुआत में वह कानून पर पूरा भरोसा करता है और सोचता है कि हर समस्या का समाधान नियमों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वह भ्रष्टाचार और लोगों की पीड़ा देखता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। अंत में वह समझता है कि सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, न्याय के लिए साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। बेनी कन्नन भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। वह मानता है कि जो सिस्टम को नियंत्रित करता है वही सच को नियंत्रित करता है, लेकिन उसका पतन इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान की नैतिक शक्ति और एकजुटता को कम आंकता है। फिल्म के सहायक किरदार भी कहानी के संदेश को मजबूत करते हैं। पिता और बेटी आम लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली लोगों के बीच फंस जाते हैं। उनकी कहानी बताती है किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा यह होती है कि वह कमजोर लोगों का साथ कैसा व्यवहार करती है। फिल्म का सबसे बड़ा विषय कानून और न्याय के बीच का अंतर है। कहानी दिखाती है कि सिर्फ कानून की किताबें और अदालतें होना काफ़ी नहीं है। अगर सिस्टम में ईमानदारी नहीं है तो न्याय अधूरा रह जाता है। आस्था भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। करप्पू सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता।
यहाँ आस्था को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में शक्ति और जिम्मेदारी का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्बानंद की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह शक्ति हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। फिल्म का संदेश है कि बिना नैतिकता की शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की गई शक्ति सुरक्षा बन सकती है। करप्पू नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। समान रूप से अंधेरा नकारात्मक माना जाता है, लेकिन फिल्म में करप्पू का अंधेरा बुराई का प्रतीक नहीं है। यह सुरक्षा रहस्य शक्ति और अन्याय को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है। अदालत फिल्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जहां इंसानों द्वारा बनाए गए न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि करप्पू एक उच्च स्तर का न्याय का प्रतीक है। दोनों के बीच का अंतर ही फिल्म के संघर्ष को जन्म देता है। सर्बानंद का करप्पू बनना सिर्फ एक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, यह उस पल को दर्शाता है जब एक इंसान अपने निजी जीवन से उठकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। सिनेमाई रूप से फिल्म आधुनिक कोर्ट ड्रामा और पारंपरिक लोक कथा को जोड़ती है। इसमें गाँव की संस्कृति, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक समाज की समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक करप्पू को एक रस्मी शक्तिशाली पहचान बना देते हैं। अंत में करप्पू सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह न्याय, भ्रष्टाचार, आस्था और जिम्मेदारी की कहानी की प्रतीक है। फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे लोग किसी देवता में विश्वास करें या नहीं, असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। करप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करूपा स्वामी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानी आधुनिक दुनिया में आती है, जहां हम सर्बानंद से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सर्बानंद को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है। ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कन्नन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कन्नन सिर्फ पैसों या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है। उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सर्बानंद को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सर्बानंद को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है। शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को नकारने के लिए नहीं बल्कि इसलिए करप्पू को याद करते हैं क्योंकि उसे कई बार लगता है कि उसने कानून का साथ छोड़ दिया है। फिल्म का दूसरा भाग इंसानी न्याय और दिव्य न्याय के बीच के संघर्ष को दिखाता है। सर्बानंद अभी भी कानून के रास्ते पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वह करप्पू की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आता है कि कानून को इंसान अपने फायदों के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय की भावना को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बेनी कन्नन को पूरा विश्वास होता है कि वह पैसे, डर और प्रभाव के दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। और सोचता है कि हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है और सच को छिपाया जा सकता है। वह लोगों के डर को समझता है, लेकिन उसकी आस्था, त्याग और संघर्ष की ताकत को नहीं समझ पाता। क्लाइमैक्स में सर्बानंद पूरी तरह करप्पू की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होता है। बेनी कन्नन उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ताकत ही न्याय तय करती है, जबकि करप्पू उस विचार का प्रतीक है जहाँ न्याय ताकत के ऊपर होता है। अंतिम संघर्ष में छिपे हुए सच सामने आते हैं। भ्रष्ट लोगों का नेटवर्क टूटने लगता है और जिन लोगों को दबाया गया था उन्हें अपनी आवाज मिलती है। करप्पू की जीत सिर्फ एक खलनायक को हराने की जीत नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत है जहां अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। फिल्म के अंत में करप्पू सिर्फ एक सुपर हीरो या दिव्य शक्ति नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना। फिल्म दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ती है, क्या समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है या इंसानों को खुद इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि वह न्याय कायम रख सके। सर्बानंद का किरदार फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। शुरुआत में वह कानून पर पूरा भरोसा करता है और सोचता है कि हर समस्या का समाधान नियमों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वह भ्रष्टाचार और लोगों की पीड़ा देखता है तो उसकी सोच बदलने लगती है।
अंत में वह समझता है कि सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, न्याय के लिए साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। विवेकानंद भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। वह मानता है कि जो सिस्टम को नियंत्रित करता है वही सच को नियंत्रित करता है, लेकिन उसका पतन इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान की नैतिक शक्ति और एकजुटता को कम आंकता है। फिल्म के सहायक किरदार भी कहानी के संदेश को मजबूत करते हैं। पिता और बेटी आम लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली लोगों के बीच फंस जाते हैं। उनकी कहानी बताती है किसी भी व्यवस्था की असली परिचय यह होती है कि वह कमजोर लोगों का साथ कैसा व्यवहार करती है। फिल्म का सबसे बड़ा विषय कानून और न्याय के बीच का अंतर है। कहानी दिखाती है कि सिर्फ कानून की किताबें और अदालतें होना काफ़ी नहीं है। अगर सिस्टम में ईमानदारी नहीं है तो न्याय अधूरा रह जाता है। आस्था भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। करूपुर सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ आस्था को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में शक्ति और जिम्मेदारी का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्बानंद की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह शक्ति हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। फिल्म का संदेश है कि बिना नैतिकता की शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की गई शक्ति सुरक्षा बन सकती है। करप्पू नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। समान रूप से अंधेरा नकारात्मक माना जाता है, लेकिन फिल्म में करप्पू का अंधेरा बुराई का प्रतीक नहीं है। यह सुरक्षा रहस्य, शक्ति और अन्याय को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है। अदालत फिल्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जहां इंसानों द्वारा बनाए गए न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि करप्पू एक उच्च स्तर का न्याय का प्रतीक है। दोनों के बीच का अंतर ही फिल्म के संघर्ष को जन्म देता है। सर्बानंद का करप्पू बनना सिर्फ एक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, यह उस पल को दर्शाता है जब एक इंसान अपने निजी जीवन से उठकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। सिनेमाई रूप से फिल्म आधुनिक कोर्ट ड्रामा और पारंपरिक लोक कथा को जोड़ती है। इसमें गाँव की संस्कृति, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक समाज की समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक करप्पू को एक रस्मी शक्तिशाली पहचान बना देते हैं। अंत में करप्पू सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह न्याय, भ्रष्टाचार, आस्था और जिम्मेदारी की कहानी की प्रतीक है। फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे लोग किसी देवता में विश्वास करें या नहीं, असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। करप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करूपा स्वामी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानी आधुनिक दुनिया में आती है जहां हम सर्बानंद से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सर्बानंद को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है। ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कन्नन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कन्नन सिर्फ पैसों या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है। उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सर्बानंद को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सर्बानंद को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है। शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को नकारने के लिए नहीं बल्कि इसलिए करप्पू को याद करते हैं क्योंकि उसे कई बार लगता है कि उसने कानून का साथ छोड़ दिया है। फिल्म का दूसरा भाग इंसानी न्याय और दिव्य न्याय के बीच के संघर्ष को दिखाता है। सर्बानंद अभी भी कानून के रास्ते पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वह करप्पू की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आता है कि कानून को इंसान अपने फायदों के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय की भावना को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बेनी कन्नन को पूरा विश्वास होता है कि वह पैसे, डर और प्रभाव के दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। वह सोचता है कि हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है और सच को छिपाया जा सकता है। वह लोगों के डर को समझता है, लेकिन उसकी आस्था, त्याग और संघर्ष की ताकत को नहीं समझ पाता।
क्लाइमैक्स में सरबनन पूरी तरह करप्पू की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होता है। बेनी कनन उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ताकत ही न्याय तय करती है, जबकि करप्पू उस विचार का प्रतीक है जहाँ न्याय ताकत के ऊपर होता है। अंतिम संघर्ष में छिपे हुए सच सामने आते हैं। भ्रष्ट लोगों का नेटवर्क टूटने लगता है और जिन लोगों को दबाया गया था उन्हें अपनी आवाज मिलती है। करप्पू की जीत सिर्फ एक खलनायक को हराने की जीत नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत है जहां अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। फिल्म के अंत में करप्पू सिर्फ एक सुपर हीरो या दिव्य शक्ति नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना। फिल्म दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ती है, क्या समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है या इंसानों को खुद इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि वह न्याय कायम रख सके। सरबनन का किरदार फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। शुरुआत में वह कानून पर पूरा भरोसा करता है और सोचता है कि हर समस्या का समाधान नियमों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वह भ्रष्टाचार और लोगों की पीड़ा देखता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। अंत में वह समझता है कि सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, न्याय के लिए साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। बेबी कनन भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। वह मानता है कि जो सिस्टम को नियंत्रित करता है वही सच को नियंत्रित करता है, लेकिन उसका पतन इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान की नैतिक शक्ति और एकजुटता को कम आंकता है। फिल्म के सहायक किरदार भी कहानी के संदेश को मजबूत करते हैं। पिता और बेटी आम लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली लोगों के बीच फंस जाते हैं। उनकी कहानी बताती है किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा यह होती है कि वह कमजोर लोगों का साथ कैसा व्यवहार करती है। फिल्म का सबसे बड़ा विषय कानून और न्याय के बीच का अंतर है। कहानी दिखाती है कि सिर्फ कानून की किताबें और अदालतें होना काफ़ी नहीं है। अगर सिस्टम में ईमानदारी नहीं है तो न्याय अधूरा रह जाता है। आस्था भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। करप्पू सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ आस्था को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में शक्ति और जिम्मेदारी का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरबनन की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह शक्ति हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। फिल्म का संदेश है कि बिना नैतिकता की शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की गई शक्ति सुरक्षा बन सकती है। करप्पू नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। समान रूप से अंधेरा नकारात्मक माना जाता है, लेकिन फिल्म में करप्पू का अंधेरा बुराई का प्रतीक नहीं है। यह सुरक्षा रहस्य, शक्ति और अन्याय को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है। अदालत फिल्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जहां इंसानों द्वारा बनाए गए न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि करप्पू एक उच्च स्तर का न्याय का प्रतीक है। दोनों के बीच का अंतर ही फिल्म के संघर्ष को जन्म देता है। सरबनन का करप्पू बनना सिर्फ एक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, यह उस पल को दर्शाता है जब एक इंसान अपने निजी जीवन से उठकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। सिनेमाई रूप से फिल्म आधुनिक कोर्ट ड्रामा और पारंपरिक लोक कथा को जोड़ती है। इसमें गाँव की संस्कृति, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक समाज की समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक करप्पू को एक रस्मी शक्तिशाली पहचान बना देते हैं। अंत में करप्पू सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह न्याय, भ्रष्टाचार, आस्था और जिम्मेदारी की कहानी की प्रतीक है। फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे लोग किसी देवता में विश्वास करें या नहीं, असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। करप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करूपा स्वामी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानी आधुनिक दुनिया में आती है जहां हम सरबनन से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सरबनन को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है। ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कनन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कनन सिर्फ पैसों या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है। उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सरबनन को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सरबनन को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है।
शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को नकारने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करप्पू को याद करते हैं क्योंकि उसे कई बार लगता है कि उसने कानून का साथ छोड़ दिया है। फिल्म का दूसरा भाग इंसानी न्याय और दिव्य न्याय के बीच के संघर्ष को दिखाता है। सर्वनन अभी भी कानून के रास्ते पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वह करप्पू की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आता है कि कानून को इंसान अपने फायदों के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय की भावना को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बेनी कन्नन को पूरा विश्वास होता है कि वह पैसे, डर और प्रभाव के दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। वह सोचता है कि हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है और सच को छिपाया जा सकता है। वह लोगों के डर को समझता है, लेकिन उसकी आस्था, त्याग और संघर्ष की ताकत को नहीं समझ पाता। क्लाइमैक्स में सर्वनन पूरी तरह करप्पू की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष होता है। बेनी कन्नन उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ताकत ही न्याय तय करती है, जबकि करप्पू उस विचार का प्रतीक है जहाँ न्याय ताकत के ऊपर होता है। अंतिम संघर्ष में छिपे हुए सच सामने आते हैं। भ्रष्ट लोगों का नेटवर्क टूटने लगता है और जिन लोगों को दबाया गया था उन्हें अपनी आवाज मिलती है। करप्पू की जीत सिर्फ एक खलनायक को हराने की जीत नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत है जहां अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। फिल्म के अंत में करप्पू सिर्फ एक सुपर हीरो या दिव्य शक्ति नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना। फिल्म दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ती है, क्या समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है, या इंसानों को खुद इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि वह न्याय कायम रख सके। सर्वनन का किरदार फिल्म में सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। शुरुआत में वह कानून पर पूरा भरोसा करता है और सोचता है कि हर समस्या का समाधान नियमों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वह भ्रष्टाचार और लोगों की पीड़ा देखता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। अंत में वह समझता है कि सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, न्याय के लिए साहस, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। बेबी कन्नन भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है। वह मानता है कि जो सिस्टम को नियंत्रित करता है वही सच को नियंत्रित करता है, लेकिन उसका पतन इसलिए होता है क्योंकि वह इंसानों की नैतिक शक्ति और एकजुटता को कम आंकता है। फिल्म के सहायक किरदार भी कहानी के संदेश को मजबूत करते हैं। पिता और बेटी आम लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली लोगों के बीच फंस जाते हैं। उनकी कहानी बताती है किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा यह होती है कि वह कमजोर लोगों का साथ कैसा व्यवहार करती है। फिल्म का सबसे बड़ा विषय कानून और न्याय के बीच का अंतर है। कहानी दिखाती है कि सिर्फ कानून की किताबें और अदालतें होना काफ़ी नहीं है। अगर सिस्टम में ईमानदारी नहीं है तो न्याय अधूरा रह जाता है। आस्था भी फिल्म का एक महत्वपूर्ण विषय है। करप्पू सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ आस्था को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में शक्ति और जिम्मेदारी का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वनन की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह शक्ति हासिल कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। फिल्म का संदेश है कि बिना नैतिकता की शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की गई शक्ति सुरक्षा बन सकती है। करप्पू नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। समान रूप से अंधेरा नकारात्मक माना जाता है, लेकिन फिल्म में करप्पू का अंधेरा बुराई का प्रतीक नहीं है। यह सुरक्षा, रहस्य, शक्ति और अन्याय को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है। अदालत फिल्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जहां इंसानों द्वारा बनाए गए न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि करप्पू एक उच्च स्तर का न्याय का प्रतीक है। दोनों के बीच का अंतर ही फिल्म के संघर्ष को जन्म देता है। सर्वनन का करप्पू बनना सिर्फ एक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, यह उस पल को दर्शाता है जब एक इंसान अपने निजी जीवन से उठकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। सिनेमाई रूप से फिल्म आधुनिक कोर्ट ड्रामा और पारंपरिक लोक कथा को जोड़ती है। इसमें गाँव की संस्कृति, धार्मिक प्रतीक और आधुनिक समाज की समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक करप्पू को एक रस्मी, शक्तिशाली पहचान बना देते हैं। अंत में करप्पू सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह न्याय, भ्रष्टाचार, आस्था और जिम्मेदारी की कहानी की प्रतीक है। फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे लोग किसी देवता में विश्वास करें या नहीं, असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है। करप्पू की कहानी न्याय, आस्था और प्रसिद्ध लोक देवता करूपा स्वामी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि करप्पू कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि एक रक्षक शक्ति है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसके बाद की कहानियां आधुनिक दुनिया में आती है जहां हम सर्वभौम से मिलते हैं। वह एक वकील है और जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का संबंध करप्पू की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। सर्वनन को कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह शिक्षित, तर्कशील और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान अदालत और कानून के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह अलग अलग मामलों से जुड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा है वही व्यवस्था अंदर से भ्रष्ट हो चुकी है।
ताकतवर लोग सबूतों को बदल देते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि निर्दोष लोग लगातार पीड़ित होते रहते हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष बेनी कन्नन नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति के कारण शुरू होता है। कन्नन सिर्फ पैसे या ताकत के पीछे भागने वाला साधारण खलनायक नहीं है। उसकी असली ताकत लोगों और सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह कानून की कमजोरियों को समझता है और उनका फायदा उठाता है। उसका विश्वास है कि जिसके पास ताकत है वही सच को अपने हिसाब से बदल सकता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक पिता और एक बेटी की कहानी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। उनकी परेशानी यह दिखाती है जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उनकी पीड़ा सरबनन को अंदर से बदल देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे ही सच्चा न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे सरबनन को महसूस होने लगता है कि उसका संबंध करप्पू की शक्ति से है। शुरुआत में उसे यह एक संयोग लगता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि यह एक जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी। वो समझने लगता है कि लोग करप्पू में विश्वास क्यों करते हैं। लोग कानून को